हेलो साथियों, नमस्कार। मैं राहुल एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने छोटे से परिवार समर्पण क्लासेस पर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और अपनी तैयारी भी बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तो चलिए, आज आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ और बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर, जो दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की वैकेंसी आने वाली हैं, उनके बारे में थोड़ी स्ट्रेटजी, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है और कैसे तैयारी करी जाए जिससे अच्छे मार्क्स अचीव हों और हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो उसकी ही बारे में आज आपके लिए ये वीडियो लेके आए हूँ। तो चलिए बात कर लेते हैं कि क्या है माजरा और कब से वैकेंसी आ रही हैं और कब लास्ट डेट होगी, इनमें थोड़ा क्या चीज़ मांगी गई है, और उसके बाद फिर हम अपने नेक्स्ट स्टेप स्ट्रेटजी पर जाएंगे। ठीक है। तो वैकेंसी जो आने वाली हैं वो आ रही हैं 17 मई से। नोटिफिकेशन आ जाएगा 17 तारीख को, और उसके बाद जो लास्ट डेट हो रही है वो 16 जून को लास्ट डेट हो रही है। तो इतने फॉर्म, इतने बीच में हमारे लगभग 1 महीना फॉर्म चलेंगे। तो अपना फॉर्म शुरुआत में भर देना, क्योंकि लास्ट में दिक्कत हो जाती है, वेबसाइट वगैरह थोड़ी बिजी हो जाती है और दिक्कत हो जाती है। तो देखिए, वैकेंसी जो आ रही है हमारे पास 8 साल बाद वैकेंसी आ रही हैं। 2014 में ये वैकेंसी आई थी और वैकेंसी 8 साल बाद फिर हमारे पास आ रही है। इतना लंबा गैप है, तो सब लोग इस चीज़ को लेके बहुत एक्साइटेड हैं और बहुत ही अच्छी तैयारी कर रहे हैं। और आप पिछली कुछ परीक्षाएं जो हुई हैं और जिनका रिज़ल्ट अभी जारी हुआ है, उनमें देख भी रहे होंगे कि कंपटीशन किस हद तक पहुंच चुका है। तो इसलिए आप किसी भी तरह की लापरवाही न बरतें, अपनी तैयारी को बहुत ही मजबूत तरीके से करते रहें। क्या एज मांगी गई है, क्या क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है और इनका सिलेबस क्या है। तो देखो, एज जो मांगी गई है इनमें 18 साल से लेके 25 साल तक है, जो अनरिजर्व्ड की एज है। ठीक है। जनरल की जो एज है। और ओबीसी के लिए इसमें 3 साल की छूट है। ओबीसी वाले 28 साल तक इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं और एससी वाले 30 साल तक इसका फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। और कोई खिलाड़ी वगैरह है, स्पोर्ट्स का है, जिसके पास नेशनल का सर्टिफिकेट है, वो भी 30 साल तक भर सकता है। और कोई महिला है जो विधवा है, वो 35 साल तक इस फॉर्म को भर सकती है। और जॉब प्रोफाइल की बात कर लेते हैं, तो जॉब बहुत ही अच्छी जॉब है, ऑफिस की जॉब है और बहुत ही रेप्यूटेटिव जॉब है। और जो लेवल है इसका 4 लेवल है, और बेसिक जो हमारी बनती है 25,500 होती है। और कुल मिलाकर जो सैलरी हमारी बनेगी, लगभग जब तक ये भर्ती पूरी होके और आप ज्वाइनिंग पे जाओगे, तो लगभग 50 की रेंज में इसकी सैलरी तब तक बनेगी। अभी के लगभग तो 47-48 के करीब है। तो 50 की रेंज में आपकी सैलरी बनेगी। और काम क्या होता है इन लोगों का? काम ये होता है कि जो पुलिस विभाग है, हमारा दिल्ली पुलिस है, उसमें जो फील्ड में कांस्टेबल वगैरह काम करते हैं, एसआई काम करते हैं, और जितने भी अधिकारी हमारे होते हैं, सभी दिल्ली पुलिस का समस्त स्टाफ जो होता है, उनका डाटा इनके पास होता है। उनकी सैलरी बनानी, उनकी सारी जो भी फैसिलिटी होती हैं, एचआरए वगैरह या कुछ भी चीज़, या फिर कोई मेडिकल वगैरह की जो होती हैं, सब चीज़ ये उनका डाटा अपने पास रखते हैं। उनकी फ़ाइलें वगैरह जो भी होती हैं, सबको तैयार करते हैं। तो इनका ऑफिस वर्क होता है। तो इसलिए जॉब बहुत ही अच्छी है, 6-7 घंटे की जॉब है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और क्या इसका मेडिकल स्टैंडर्ड है और क्या चीज़ इसमें हमारे लिए मांगी है। इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है, इसमें सबसे पहले होगा हमारे पास रिटिन टेस्ट। रिटिन के बाद हमारे लिए है वो 20 गुने बच्चे फिज़िकल के लिए बुलाए जाएंगे। फिज़िकल होने के बाद इसमें एक बहुत ही टिपिकल कहोगे, क्योंकि टाइपिंग है जो बहुत ही टिपिकल है। टिपिकल इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि टाइपिंग में एक मिस्टेक का मतलब है, यदि हम एक मिस्टेक करते हैं, एक शब्द को गलत लिखते हैं, एक लेटर हम गलत टाइप कर देते हैं, तो हमारे समझ के चलो कि 10 शब्द उसके बदले में काट लिए जाते हैं। ठीक है। तो आप देख लेना टाइपिंग के हिसाब के क्या है इसके टाइपिंग का, और मैंने बता दिया है कि 10 शब्द आपके
काट लिए जाएंगे। मतलब इसका ये होता है, थोड़ा सा टाइपिंग में मैं बता देता हूँ आपको, कि आपने जैसे मान के चलो जो टाइपिंग है इसकी 30 इंग्लिश की है और 25 हिंदी की है, और इतने पे हम क्वालिफाई हैं टाइपिंग के। इसमें जो मार्क्स हैं वो हमारे मार्क्स हैं 25, और 25 मार्क्स हमको कब मिलने वाले हैं, जब हम इंग्लिश की टाइपिंग करेंगे 50 पर वर्ड पर मिनट और हिंदी की करेंगे 45 वर्ड पर मिनट, तब हमको पूरे 25 मार्क्स मिलेंगे। जो मुश्किल ही है, कोई कोई जो ज़्यादा ही एक्सपर्ट होगा, बहुत ही ज़्यादा, वही कर पाएगा इतनी बहुत ही, जिसमें कि हमारी गलती बिल्कुल ना के बराबर होनी चाहिए। तो टाइपिंग इसकी ये है, ठीक है। तो टाइपिंग में गलती मैं बता रहा हूँ कि गलती में क्या होता है इसमें। दरअसल आपने मान के चलिए कि 350 वर्ड टाइप किए 10 मिनट में, तो आपकी जो एवरेज आया वो 35 वर्ड पर मिनट आया। इस हिसाब से आप पास होते हैं। लेकिन आपने कुल मिला के उस पूरी टाइपिंग के अंदर 6 वर्ड गलत टाइप कर दिए, तो 35 में से वो 6 वर्ड घटा दिए जाएंगे, तो मतलब आपकी टाइपिंग आएगी 29 वर्ड पर मिनट की, जिससे आप फेल हो जाओगे, ठीक है। तो टाइपिंग का ये सिस्टम है। बात अब आ जाती है हमारे पास टाइपिंग के बाद, इसमें एक होता है कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट होता है, वो खाली क्वालिफाइंग टेस्ट होता है। उसमें बस आपसे कुछ कंप्यूटर के जो ये 20 टॉपिक में दिख रहे हैं, इनसे संबंधित आपसे प्रश्न पूछेंगे। आधे नंबर का प्रश्न होगा, तो लगभग 20 टॉपिक हैं ये 20, तो 10 नंबर का आपका एक टेस्ट होगा, और 10 नंबर में से आपको 6 नंबर लाने कंपलसरी हैं। 6 आप ले आते हो तो क्वालिफाई हो जाओगे। तो टेस्ट भी क्वालिफाई करना है, उसके मेरिट से कोई मतलब नहीं है। 6 ले आओ 7 ले आओ, उसके कोई मतलब नहीं है मेरिट में, ठीक है। तो वो क्वालिफाई करना है। फिर मेडिकल है, और उसके बाद फिर आपकी 125 में से कट ऑफ तैयार होगी, जिसके हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं जो हमारी मेन है रिटिन, जो 100 नंबर का पूछा जाएगा उसकी, क्योंकि उसमें ही यदि हम अच्छा स्कोर कर जाते हैं तो उसके बाद हमें फिर कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि कम जो टाइपिंग है तो इसमें तो हम लगभग क्वालिफाई हो जाएं तो उतने से ही हमारा काम चल जाएगा। तो चलिए रिटिन में हमसे क्या पूछा जाता है। रिटिन में हमसे पूछा जाता है भाई 20 नंबर का मैथ, और 20 नंबर की हमसे 20 क्वेश्चन जो मैथ के आते हैं, और 20 ही क्वेश्चन हमारे जीके के आते हैं, और 25 क्वेश्चन हमारे रीजनिंग के आते हैं, और 25 क्वेश्चन इंग्लिश के आते हैं, और 10 क्वेश्चन हमारे कंप्यूटर के आते हैं। तो कुल मिलाकर हो गए हमारे पास 100 क्वेश्चन और 100 अंक के, और जो कि हमें ये सब करने होते हैं 90 मिनट के अंदर। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले मैथ की, जो 20 नंबर का हमारा पूछा जाएगा। लेकिन सिलेबस भी को ठीक ठाक पूछा गया है इसमें, ऐसे नहीं है कि 20 नंबर का मैथ है तो लगभग 20 से ही ज़्यादा चैप्टर हैं। तो मैथ में जो सबसे पहला पोर्शन हमसे पूछा जा रहा है अर्थमेटिक का। तो अर्थमेटिक में जितने भी सारे चैप्टर हैं वो सब हमारे RS अग्रवाल की जो छोटी बुक है उसी से कवर हो जाएंगे, कहीं ज़्यादा भागने की ज़रूरत नहीं है, तो उसी से कवर हो जाएंगे, ठीक है। मैं जो भी टॉपिक होगा, जो भी चीज़ होगी, जहाँ से कवर नहीं होगा मैं को वहाँ से कर लेना है, ठीक है। तो RS अग्रवाल की छोटी बुक पढ़ लेना अर्थमेटिक मैथ के लिए, वहाँ से कवर हो जाएंगे। फिर एडवांस के कुछ चैप्टर पूछे हैं, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा और ज्योमेट्री भी पूछी गई है, और मेंसुरेशन भी एडवांस के थ्रू है, लेकिन आपको मिल जाएगा अर्थमेटिक के मैथ में ही, RS अग्रवाल में ही। तो एडवांस के लिए आपको पढ़नी है रुक्मणी प्रकाशन की प्लेटफॉर्म की जो बुक आती है, वो आपको पढ़नी है। इन 3 चैप्टरों को उससे कवर करना है, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा और हमारी ज्योमेट्री। और टॉपिक हैं वो देख लेना कौन कौन से टॉपिक हैं आपको मैं जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं यही हमारे टॉपिक उससे पूछे गए हैं। लेकिन मैं आपको थोड़ी सी एक चीज़ और बता रहा हूँ कि जो हमारा अर्थमेटिक है और उसमें जो मेंसुरेशन है, तो उसमें आपको जो हमारे टॉपिक में पूछे गए हैं प्रिज्म और पिरामिड, इससे संबंधित जो प्रश्न आएंगे हमारे, तो अर्थमेटिक किसी का भी मैथ उठाना तो उसमें ज़्यादा प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलेंगे। जैसे इसे कोई भी आप करोगे तो जो RS अग्रवाल का छोटा वाला मैथ है, तो इसमें 2 4 5 क्वेश्चन
6 क्वेश्चन मैक्सिमम आपको वो मिलेंगे पिरामिड के, और 5-6 क्वेश्चन पिरामिड के, जिनका इनमें क्षेत्रफल, आयतन वगैरह, जो ये सरफेस पृष्ठ का क्षेत्रफल वगैरह पूछने के लिए आता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना कि इन दोनों टाइप के जो प्रश्न है, प्रिज्म और पिरामिड के, इनको अदर कोई किताब आपके पास मैथ की हो तो इनको ढूंढ के लगा लेना, क्योंकि बाकी चीज़ें जो हम पीछे होते हैं इन्हीं चीज़ों से हम पिछड़ जाते हैं। क्योंकि पिरामिड का इजी क्वेश्चन आया, हम कर ले जाएंगे आर एस अग्रवाल से, यदि थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया तो वहाँ से ये कवर होने वाला नहीं है। तो आप क्या करना है, आपको प्रिज्म और पिरामिड के क्वेश्चन आपको ढूंढ के, आपके पास कोई भी बुक हो, किसी के पास हो, आपके किसी भी साथी के पास हो, तो प्रिज्म और पिरामिड के क्वेश्चन के फ़ोटो खींच लेना, आप अपने पास रख लेना, उन्हें सॉल्व करना। काफ़ी संख्या में आप क्वेश्चन कलेक्ट कर लेना, कम से कम आप प्रिज्म और पिरामिड के 50 क्वेश्चन दोनों मिला के ज़रूर सॉल्व करना। इससे कम करोगे तो आपको दिक्कत होगी वहाँ, और दिक्कत होगी तो आपका क्वेश्चन छूट सकता है। बात रही अब उसकी, तो चलिए अब बात कर लेते हैं हम रीजनिंग की। तो रीजनिंग में आपको ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा माइंड नहीं लगाना, सिर्फ और सिर्फ आपको मास्टर रीजनिंग की जो बुक है, मैंने पहले भी बताई हुई है 1-2 वीडियो में, मास्टर रीजनिंग की बुक आप परचेज़ कर लीजिए। किसी भी कंपटीशन में आप उससे बाहर नहीं जाने वाला, जो भी टॉपिक हैं सब उसी के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे, और बहुत ही बेहतरीन बुक है। प्रैक्टिस के लिए भी आपके पास काफ़ी ज़्यादा संख्या में उस बुक से मिल जाते हैं। तो मास्टर रीजनिंग आप अपने पास हमेशा रखिए, किसी भी कंपटीशन में आप उससे बाहर नहीं देखने को मिलेगा, और रीजनिंग में अच्छे स्कोर आप उसके थ्रू कर जाओगे। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इंग्लिश की। हम इंग्लिश जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही अच्छी है, स्कोरिंग भी है, ऐसी बात नहीं है कि आप समझो कि इंग्लिश में स्कोर नहीं होगा और जीके में कर दे, आप गलत स्ट्रेटजी पर चले जाओगे। आपको इन 4 ही टॉपिक में स्कोर करना है, मैथ में, रीजनिंग में, और कंप्यूटर में, और इंग्लिश में। इन 4 ही में स्कोर करना है। ये 4 मिलके आपके 80 के हो जाएंगे। इन 80 में से आपको कम से कम 70 का स्कोर आपको 100% इन्हीं में ही करना है, क्योंकि जीके आप देखते हो, जीके की आपने यदि एग्ज़ाम दिए होंगे तो देखते होंगे जीके कभी आपकी फंस जाती है, कभी बाहर चली जाती है। तो जीके का तो ऐसे ही चलता रहता है। तो 80 में से 70 जो मार्क्स हैं आपको इन्हीं तीनों में, इन 4 में से ही गेन करने हैं। और करने कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ। तो इंग्लिश को हमें कैसे तैयार करना है, इंग्लिश को हमें तैयार करना है, नीतू सिंह की एक बुक आती है इंग्लिश की, केडी कैंपस, ठीक है, जो पहले प्लेन टू पैरामाउंट के नाम से आती थी, अब केडी कैंपस प्रकाशन है। तो केडी कैंपस के उससे बुक आती है, नीतू सिंह की है। तो इसके 2 वॉल्यूम हैं, आप ध्यान देना, 2 वॉल्यूम हैं। तो फर्स्ट वॉल्यूम और सेकंड वॉल्यूम आपको पहले खरीदना है, फर्स्ट वॉल्यूम। आप उसी फर्स्ट वॉल्यूम को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ें। पढ़ने का थोड़ा, जो इंग्लिश में मैं आपको बता रहा हूँ, जो इंग्लिश में क्या पूछा जा रहा है, तो कम से कम आपको 60% वोकेबुलरी पूछी जाएगी, जैसे एंटोनियम्स मतलब विलोम शब्द, सिनोनियम्स मतलब पर्यायवाची शब्द, ईडियम एंड फ्रेज मतलब मुहावरे। इस टाइप से आपको 60% जो इंग्लिश में पूछा जाएगा वो आपका वोकेब से संबंधित चीज़ें पूछी जाएंगी 60%। तो आपको फर्स्ट वॉल्यूम आपको परचेज़ कर लेना है नीतू सिंह का। और उसको आपको कैसे पढ़ना है कि जैसे कि आप कोई भी एंटोनियम्स या सिनोनियम्स पढ़ रहे हो, उसमें दे रखे हैं, उसके 4 ऑप्शन भी दे रखे हैं। तो आपको क्या करना है कि उसका जो उत्तर है वो तो आपको पता ही चल गया कि इस एंटोनियम्स का ये वाला आंसर है, लेकिन बाकी जो 3 हैं हम उनको भी, अपने पास इंटरनेट होगा, गूगल से सर्च करके उनका मीनिंग वहीं पर लिख देंगे। तो हमारे एक साथ 5 शब्द तैयार हो जाएंगे, एक तो जो पूछा है और एक उसका जो आंसर, बाकी 3 जो बचे हुए हैं वो। तो हम एक क्वेश्चन से हम 5 अपने शब्द तैयार कर सकते हैं वोकेब के, ठीक है, जो हमें एंटोनियम्स सिनोनियम्स सभी में यही करना है। और उस बुक को पढ़ते समय हमें वोकेब पे विशेष ध्यान देना है, चाहे हम टॉपिक कोई सा भी पढ़ रहे सही, लेकिन वोकेब हमें उसका हर किसी के टॉपिक का मालूम होना ज़रूरी है। ऐसे नहीं कि हम पढ़ रहे हैं एक्टिव पैसिव या जो हमारे पास डायरेक्ट इनडायरेक्ट वगैरह, उसमें कोई वर्ड आ गया उसका हमें मीनिंग नहीं मालूम, हम आगे बढ़ गए, ऐसा नहीं करना है।
हमें पूरी बुक का हर एक शब्द का मीनिंग हमें मालूम होना चाहिए। उसके बाद हमें कोई भी सेकंड वॉल्यूम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सेकंड वॉल्यूम में सारी चीज़ें यही हैं जो फर्स्ट वॉल्यूम है, बस उसका जो लेवल है वो अप है, जिसकी आपको कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी चीज़ें यही हैं। अप लेवल है जो आपके एग्ज़ाम से बहुत ऊपर चला जाएगा। आप उसको परचेज़ यदि करना चाहो हो, यदि आपको करने का ज़्यादा ही मन है, आप किसी और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो और आपने इंग्लिश पहले से कवर कर रखी है, फर्स्ट वॉल्यूम पढ़ रखा है पहले से, तो आप तब उसे परचेज़ करना सेकंड वॉल्यूम को। बाकी यदि आप इंग्लिश को पहली बार कर रहे हैं और बिगिनर हैं तो आप बिल्कुल भी सेकंड वॉल्यूम को परचेज़ मत कर लेना। और जिस स्ट्रेटजी से मैंने बताई है इंग्लिश को इसी स्ट्रेटजी से करना, आप 25 में से 22, 23, 24 तक कुछ भी स्कोर कर जाओगे बड़े प्यार से। तो चलिए, मैथ हो गया हमारे पास, इंग्लिश हो गई, रीजनिंग हो गई, बारी अब कंप्यूटर की है। तो कंप्यूटर में हमको क्या करना है, कंप्यूटर में सबसे पहले हमें कंप्यूटर पढ़ना है 3 सोर्स से, क्योंकि कंप्यूटर को हम बिल्कुल भी ढीले से नहीं छोड़ने वाले। कंप्यूटर ही हमारा सिलेक्शन तैयार करेगा, क्योंकि कंप्यूटर में हमें कम से कम 7-8 मार्क्स ज़रूरी हैं लाने, ठीक है, इतने हमारे आने भी चाहिए। तो कंप्यूटर को हमें 3 सोर्स से पढ़ना है। पहला सोर्स मैं बताता हूँ कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जितने भी पेपर में कंप्यूटर 10-10 क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयरों में जो पूछे गए हैं दिल्ली पुलिस में कंप्यूटर, जहाँ भी कांस्टेबल का भी लेटेस्ट एग्ज़ाम हुआ उसमें भी पूछा गया, तो सारे क्वेश्चन का आप एक नोट्स बना लीजिए प्रीवियस ईयर पेपर जो लेके, और उनमें से कंप्यूटर का जो पूछा गया है सबका नोट्स बना लीजिए। एक तो वो हो गए। फिर दूसरा जो मैं बताऊँगा आपको, बुक आती है अंकित भाटी सर की, जो इसी के लिए है, मिनिस्ट्रियल के लिए भी बनाई है और दिल्ली पुलिस की जो है, दिल्ली पुलिस के लिए है, कंप्यूटर की बुक है, वो भी बहुत अच्छी बुक है, उसको परचेज़ कर लेना। और बची हुई थोड़ी बहुत जो कसर रहेगी, आप कंप्यूटर की जो वीडियो हैं दिल्ली पुलिस के लिए जो पढ़ाई गई हैं, आप उन्हें उन दोनों चीज़ों को पढ़ने के बाद, ना कि पहले। मान लो आपने नोट्स वो जो थे दिल्ली पुलिस में पुराने पेपरों में जो पूछे गए थे कंप्यूटर के क्वेश्चन, वो पूरे लगा लिए, फिर भाटी सर की पूरी बुक लगा ली। उसके बाद में आप वीडियो देखना, यदि कहीं आपके पास बुक नहीं है, कुछ चीज़ नहीं है, तो आप आराम से वीडियो चला के देखते रहना कंप्यूटर की, जो दिल्ली पुलिस में कई चैनलों ने पढ़ाई हैं उन्हें देखते रहना। तो ये देखना कि आप कितना कवर उसमें से जो पढ़े हैं आपने नोट्स और बुक, उसमें से आप कितने प्रश्न लगा पा रहे हो। यदि कुछ आपको नया मिलता है तो वीडियो को वहीं रोक के उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। स्क्रीनशॉट लेने के बाद उसे अपने नोट्स में ऐड कर लेना। तो यहाँ से आपका कंप्यूटर बहुत ही बेहतर तरीके से तैयार हो जाता है। तो आपके ये चारों सब्जेक्ट और जो भी हैं यहाँ से बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयार हो गई। बची है हमारे पास जीके, जो 20 क्वेश्चन की हमारे पास पूछी जा रही है। तो हम इसे तैयार करेंगे, ज़्यादा समय हमें जीके को देना नहीं है, तैयार करेंगे। यदि आपके पास कुछ नोट्स हैं तो आप नोट्स पढ़िए, यदि आपके पास नोट्स भी नहीं है, आपने लूसेंट पहले पढ़ रखी है तो लूसेंट आप पढ़ लीजिए, और उसके साथ कोई ऑब्जेक्टिव बुक रखिए वो लगाते रहिए, क्योंकि जीके ना तो कभी ख़त्म होती और ना ही इसका कोई अंत है। लेकिन हाँ, हम थोड़ी अपने विवेक बुद्धि का यूज़ करके कुछ सेलेक्टिव पोर्शन हम पढ़ सकते हैं। तो लूसेंट में से आप जैसे पॉलिटी कवर कर लीजिए, बायो है बायो कवर करिए, हिस्ट्री है हिस्ट्री कवर करिए, ठीक है, और हमारी जो पीछे विविध दी हुई है उसको कवर करिए, बहुत अच्छी है। तो इस टाइप से हम अपने टॉपिकों को धीरे धीरे हम कवर करते चलेंगे, और हमारे पास अभी 5 महीने का समय है, और इस स्ट्रेटजी के साथ जाएंगे तो बहुत ही अच्छा स्कोर कर जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, आपके लिए आज इतना ही काफ़ी, और फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। सभी को राम राम।